हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। CTT 2020-23 में भाग लेने वाले, पास करने वाले, अस्थायी शिक्षक बनने वाले आप सभी अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है तथा आपकी हमारी शुभकामना है कि आप इस CTT 2020-23 में आप निश्चित रूप से सफल हों। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हमारा यह YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपसे हमारे इस YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब की इच्छा रखता है। आज हम लोग आपकी जो CTT की तैयारी है उसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं, जिसमें CDP की जो चैप्टर मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाई है, मेरे पिछले एपिसोड में आप देखेंगे, उसका MCQ प्रैक्टिस करने के लिए लगभग 30 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण संग्रह लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप इसमें इंटरेस्ट लें। निश्चित रूप से यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा आपके इस CTT की तैयारी में और इससे आपके मार्क्स निश्चित हो जाएंगे, जो आपकी सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को यहीं पर विराम देते हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास, जो कि आपका CDP का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका पहला प्रश्न है कि बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास और अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं? पहला है वंशानुक्रम, B है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, तथा चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वह है C, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वेरी गुड। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकास होती है। इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। A समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा है B परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है सतत विकास का सिद्धांत और चौथा है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा 1 समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपके सामने है, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। कब अधिक होती है, इस बात पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में बच्चों का विकास दर जो है कि वह अधिक होता है, जिस पर हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों की वृद्धि दर अधिक होती है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था की बजाय। B में है कि पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। तीसरा है C उत्तर किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था की बजाय। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंबर 1। नंबर B है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय ज़्यादा शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 पर हम आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एक है मैकडूगल ने, दूसरा है हरलॉक साहब ने, तीसरा है वटसन साहब ने, चौथा है क्रो एंड क्रो साहब ने। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दिया था क्रो एंड क्रो ने। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 5 पर हम चलते हैं। बालक के विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिएगा। बालक के विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य तो हम जानते हैं, यहाँ असत्य की जांच करनी है। प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। B है कि बालक के विकास का
मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। सी है अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। और चौथा है बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि हम कहते हैं सी, अर्थात अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 3 वर्ष की आयु, बी में है 4 वर्ष की आयु, सी में है 5 वर्ष की आयु और डी में है 6 वर्ष की आयु। तो इसका सही उत्तर होगा कि 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे हिंदी के अक्षर को अच्छे ढंग से पहचानना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से पूरा हम आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? सतत भी है और धीमी भी है। यह किसने कहा था? तो हमारे पास ऑप्शन है कोलस निक, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर तथा चौथा है हरलॉक। ए में है कोलेसिनिक, बी में है पियाजे, सी में है स्किनर और डी में है हरलॉक। तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर साहब ने कहा था कि विकास सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। किसका? बच्चों का। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। नवजात शिशु का भार होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका भार कितना होता है? ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 10 पाउंड और डी 11 पाउंड। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है तो उसका भार होता है 7 पाउंड। चलिए ठीक है। इसी तरीके से हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा कब सीखते हैं? 1 वर्ष की आयु में, बी है 4 वर्ष की आयु में, सी है 6 वर्ष की आयु में, डी है 2 वर्ष की आयु में। तो अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। बहुत अच्छा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर कि शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? ठीक है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? संवेग से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? संवेगात्मक, अर्थात उसके अंदर जो भावात्मक गुण का विकास होता है उसको कहते हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन ए क्रोध, बी ऑप्शन है भय, सी ऑप्शन है अनुराग, डी ऑप्शन है आक्रामकता। तो शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो उसे हम कहते हैं अनुराग। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। शैशवा अवस्था मानव विकास की खाली जगह अवस्था होती है। शैशवा अवस्था हम लोग पढ़े हैं कि टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यदि गर्भावस्था को हटा दिया जाए तो 6 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय और डी ऑप्शन है चतुर्थीय। तो यदि हम गर्भावस्था को हटा देते हैं तो प्रथम जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि शैशवावस्था प्रथम अवस्था होती है बच्चों के विकास की, मानव की विकास की। यदि हम गर्भावस्था को रखते हैं तो 7 अवस्थाएं होती हैं, अन्यथा 6 होती है, जिसमें शैशवावस्था प्रथम विकास की अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारे पास है वह है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण अर्थात पोषण जो होती है वह किसके द्वारा होती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आनुवंशिकी एवं वातावरण, बी दूसरा ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान, चौथा ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार और वातावरण प्रकृति पोषण विवाद के जो निम्नलिखित में से ऑप्शन है। प्रश्न संख्या इसी तरीके से प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं।
जिसमें हम पाते हैं कि प्रश्न है आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना गया है। आनुवंशिकता कैसी संरचना है? तो वह गौण है, गत्यात्मक है, अस्थिर है और प्राथमिक है। तो आनुवंशिकता को अस्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। क्या है? आनुवंशिकता को अस्थिर सामाजिक संरचना माना गया है, इसलिए कि माता पिता से जो गुण हम बच्चों में चले आते हैं वह परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसे हम अस्थिर कहते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 14 की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? अर्थात आनुवंशिकता का कारण कौन सा है? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? माता पिता से जो गुण बच्चों में आते हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो क्या है? पहला आँखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारीता, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चौथा है चिंतन पैटर्न। तो इसका सही उत्तर होगा आँखों का रंग माता पिता से बच्चों में जो आता है वह होता है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी ये उस व्यक्ति का खुद का होता है, यानी कि जन्म के बाद की क्रिया है, उसमें वातावरण का प्रभाव है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, यह भी जन्म के बाद उस व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। और चिंतन पैटर्न भी उस व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। अर्थात आँखों का रंग जो होता है आनुवंशिकता संबंधित कारक होते हैं। वेरी गुड। इसी तरह हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? सहगामी का मतलब होता है साथ चाल चलने वाला। सीखने के साथ साथ कौन कौन सी क्रियाएं हमारे साथ होती है उसको कहा गया है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है ढालना, दूसरा ऑप्शन है क्रमबद्धता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक पृथक्करण और चौथा ऑप्शन है पारस्परिक रूप में प्रश्न करना। निम्नलिखित में सहगामी यानी साथ साथ चलने वाली जो क्रिया होती है, तो वह जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा पारस्परिक रूप में प्रश्न करना। अर्थात दोनों तरफ से प्रश्न किए जाते हैं, श्रोता से भी और वक्ता से भी, दोनों ही बोलते हैं, सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए कहा गया सहगामी, साथ साथ चलने वाली क्रिया यहाँ पर होती है। वेरी गुड। इसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम क्या है? शिक्षण और अधिगम क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। एक ध्रुवीय है, दो ध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय है और चतुर्ध्रुवीय है, चतुर्मुखी है। अर्थात शिक्षण जो है अधिगम की क्रिया है, यह तो पता है, लेकिन यह क्या है? इसका सही उत्तर होगा त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय इसलिए कहा गया है कि एक होता है विद्यार्थी, दूसरा होता है शिक्षक और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी है? त्रिध्रुवीय है। इसमें से एक ध्रुवीय नहीं संभव है, केवल छात्र हो, दो ध्रुवीय अर्थात शिक्षक और छात्र हो, और तीसरा जो होता है वह पाठ्यक्रम होता है। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। वेरी गुड। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे हमारे पास जो है वह है आपको निम्नलिखित में से, जिसे हम कहते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता है? कौन सी शैशवावस्था की विशेषता है? शैशवावस्था में बच्चे क्या गुण दर्शाते हैं उसके बारे में हम लोग हैं। पहला है अनुकरण प्रवृत्ति, दूसरा है बी है नैतिकता की उपस्थिति, तीसरा है काम वृद्धि का अभाव और चौथा है विकेंद्रीकृत सोच। तो इसका सही उत्तर होगा अनुकरणीय प्रवृत्ति। अर्थात बच्चे जो हैं अपने माता पिता को या अपने से बड़ों को देख करके सीखते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। क्या कहा गया है? गत्यात्मक और संज्ञानात्मक। गत्यात्मक मतलब होता है गति और संज्ञानात्मक मतलब होता है उसमें मानसिकता। यह दोनों को मिला करके जो विकास होती है उसको किसमें कहा गया है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास है बाल्यावस्था तक, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था तक, तीसरा ऑप्शन है वयस्कावस्था तक और चौथा है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो होता है वह संपूर्ण जीवन काल के दौरान होने वाली विकास की अवधारणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर क्या कहता है? प्रश्न संख्या 19 उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस
पर बल देती है। मित्रों, छात्रों, अभ्यर्थियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि NEP 2020 के बारे में यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में विस्तार से समझाया है। आप हमारे इस YouTube चैनल पर NEP 2020 के बारे में विस्तार से जान सकते हैं, जिसको कि मैंने पिछले दिनों बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। आप यदि हमारे इस NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे अन्य एपिसोड को देखें, जिसमें आप जान सकते हैं। तो कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए बल देती है। दूसरा है स्मरण आधारित बल देती है। सी है संप्रत्ययी समझ को डेवलप करती है। और चौथा है वेधन और अभ्यास। तो इसका सही उत्तर होता है सी, संप्रत्ययी समझ, अर्थात कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अर्थात क्या हुआ? रटने की, परीक्षा देने की या केवल प्रैक्टिस करवाने की बात को NEP 2020 बल नहीं देता है, बल्कि वह प्रयास है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अर्थात छात्रों के अंदर उसके प्रति संप्रत्यय समझ हो, अर्थात कॉन्सेप्चुअल यानी कि उसकी मौलिक जो बातें हैं उसको यदि समझ लेते हैं बच्चे तो क्या है कि उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगा। इसी पर है NEP 2020 जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसी तरह प्रश्न संख्या 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का द्वितीयक कारक नहीं है? यहाँ ध्यान से सुनेंगे, द्वितीय कारक नहीं है। किसका? समाज का। अर्थात जो यहाँ कहा जा रहा है इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अर्थात जो होगा अपने आप में वह स्वतंत्र है। तो पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है अड़ोस पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है समकक्षी तथा चौथा ऑप्शन है सरकार। तो परिवार हमारा इसमें सही उत्तर होगा, जो कि क्या है? परिवार हमेशा ही सामाजिकरण का अद्वितीय कारक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 21 की ओर। जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर क्या है? अवधारणा है। अर्थात जेंडर के बारे में हमारी क्या सोच है इसके बारे में कहता है। तो जेंडर के बारे में सोच क्या? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। बी है जैविक अवधारणा, सी है सामाजिक अवधारणा और डी है शारीरिक अवधारणा। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है। कहने का मतलब हुआ कि जेंडर से यहाँ पर अभिप्राय लिंग से है, अर्थात लड़के लड़कियों में जो भेद होता है वह सामाजिक स्तर पर होता है। इसीलिए कहा गया है कि जेंडर क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर अर्थात लिंग भेद, अर्थात लड़के लड़कियों का जो भेद होता है वह क्या है? सामाजिक स्तर पर होता है। चलिए वेरी गुड। इसी तरीके से हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्यार्थियों को, क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य की ओर, दूसरा है बी असफलता से बचने वाले लक्ष्य की ओर, सी है असफलता स्वीकार करने के लक्ष्य की ओर, चौथा है आत्म पराजित लक्ष्य की ओर। तो इसका सही ऑप्शन होता है वह क्या है कि हमें विद्यार्थियों को किस ओर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, अर्थात निपुणता, प्रवीणता, जिस विषय में हम पढ़ाई करें, एक्सपर्ट बने, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ अर्थात स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा आपका उपयुक्त आंसर होगा? पहला कहता है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, दूसरा कहता है रटना, तीसरा ऑप्शन है इशारे एवं संकेत करना और चौथा होता है सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो कौन सा है अध्यापक के द्वारा जिस पर उदाहरण नहीं दिया जा सकता है? वह है इशारे और संकेत। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा इशारे और संकेत क्या है? पाठ का उदाहरण नहीं है। अर्थात अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 24 है जो इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर सामने है। बच्चे किस प्रकार शिक्षा शास्त्र के द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? अर्थात मीनिंगफुल, जो वह सीखता है उसका सही अर्थ निकल के आता है, वह कौन सा ऑप्शन होगा? तो नंबर 1 में व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, नंबर 2 है पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास के द्वारा,
नंबर 3 होता है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। और चौथा होता है कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र के द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, अर्थात बच्चों को सीखने के लिए जो मन लगता है, काम करता है, वह है आपका तीसरा ऑप्शन, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, अर्थात जब उनको मन लगने लगता है, स्वयं के एक्टिविटी के द्वारा वह जब इन्वॉल्व होता है तो वह क्या है कि ज़्यादा अर्थपूर्ण अधिगम करता है। इसीलिए इसका तीसरा ऑप्शन होगा जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है। समावेश मतलब क्या होता है, आपस में घुलना मिलना। तो पहला ऑप्शन है विभेदन अर्थात भेदभाव, यह नहीं हो सकता है। मानकीकरण, मानकीकृत अनुदेशन अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। और चौथा है पृथक्करण और नामांकित करना। इसका सही ऑप्शन आपको होता है वह है कि व्यक्ति विभिन्नताओं का स्वीकारीकरण, अर्थात सभी अलग अलग डिफरेंट हैं फिर भी एक छत के नीचे एक क्लास में एक साथ बैठ कर के पढ़ते हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना अर्थात समावेशन का नियम कहलाता है। वेरी गुड बच्चों, आप जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं। ये जो 3 शब्द दिए गए हैं, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन, निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिया जाता है, आत्मकेंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है कार्यात्मक स्थिरता। तो इस चारों में से सबसे उपयुक्त उदाहरण होता है सृजनात्मकता, अर्थात क्रिएटिविटी में क्या होता है, प्रवाह होती है, विस्तारीकरण होता है और लचीलापन होता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यह किसके लक्षण है, तो सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी के लक्षण है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, अर्थात इसमें रीइंफोर्समेंट क्या काम करती है। तो पहला है उद्दीपक की प्रकृति पर, बी है अनुक्रिया की प्रकृति पर, दूसरा है सी है ए और बी दोनों पर, तथा चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्बलन अर्थात रीइंफोर्समेंट से कौन प्रभावित होता है, अनुक्रिया। एसआर थ्योरी पर जब काम करता है तो क्या होता है, स्टिमुलेशन के बाद रिस्पॉन्स होता है, अर्थात अनुक्रिया की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। इसका उत्तर बी होगा, अनुक्रिया की प्रकृति पर जो है कि प्रसूत अनुकूलन के पुनर्बलन का निर्भर करता है। चलिए प्रश्न संख्या इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है। समायोजन मतलब आपस में मिलना, घुलना, मिलना जुलना, कौन सी होती है समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है। तो बाधाओं का निराकरण, एक ऑप्शन बी है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तीसरा है मार्गान्तीकरण और चौथा है विश्लेषण एवं उसका व्याख्या करना, है ना। तो इसका सही उत्तर होता है आपको मार्गान्तीकरण, यह समायोजन के प्रत्यक्ष विधि को बताता है। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है आगे आपकी आखिरी प्रश्न संख्या की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है, ए ऑप्शन दिया गया है आपको विश्लेषण, बी है निरूपण, तीसरा है रचना और चौथा है प्रत्यास्मरण। तो आपको चिंतन उच्च नहीं है, उच्च श्रेणी के चिंतन नहीं है, तो वह हो जाता है प्रत्यास्मरण। इस पर हम लोग यहाँ पर टोटल CDP के अर्थात अभिवृद्धि और कौशल के जो लगभग 30 प्रश्नों का हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो हम लोगों ने 30 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस किया यह बहुत ही उपयोगी होगा और आपके CETT क्वालिफाई करने में मदद करेगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम फिर अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी जो आपकी तैयारी को बढ़ाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे और नई नई जो
आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आपके CET को क्वालिफाई करने में आपको मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।